हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू तथागत। सो जो हमारी प्रीवियस ईयर्स की श्रृंखला चल रही है उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, मॉक्स दे रहे होंगे, रेगुलरली सेक्शनल टेस्ट दे रहे होंगे, आप साथ साथ में रिवीजन कर रहे होंगे, अपनी एक कॉपी अपनी बनाई होगी जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे वो सब आप लिखे होगा अपने, और उन सबको आप रिवाइज कर रहे होगे, मॉक्स का एनालिसिस कर रहे होगे। तो बढ़िया अभी चल रही होगी आपकी जर्नी। तो पिछली बार हम लोग जब मिले थे तो हम लोग ने कैट 24 का स्लॉट 1 का पेपर डिस्कस किया था। आज हम लोग स्लॉट 2 को देखेंगे, ठीक है। सो स्लॉट 2 को भी हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स में देखेंगे। सो आज पहला पार्ट है इसका, देखते हैं हम लोग। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, सो जो पहला प्रॉब्लम है वो आपका नंबर सिस्टम पर है एंड रिमाइंडर का है प्रॉब्लम। ऐसा ही कुछ कुछ सवाल जो था हमारा स्लॉट 1 में भी आया था। तो बड़ा ही इजी सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, आपको एक नंबर दिया हुआ है 3 की पावर 333 और आपको उसको डिवाइड करना है 11 से, और आपको क्या निकालना है, आपको रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। सो आप लोग सबने रिमाइंडर तो पढ़ा ही होगा, तो हम क्या करते हैं, हम सॉरी नंबर है हमारा 3 की पावर 333, इसको हमें डिवाइड करना है 11 से, राइट। सो यहाँ पर हम लोग वही जो ऑयलर्स थ्योरम है उससे हम लोग फाई निकाल लेंगे पहले तो। और 11 का फाई अगर आप देखेंगे तो वो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। प्राइम नंबर का जो फाई होता है वो एक कम हो जाता है, राइट। तो 11 माइनस 1 10 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस एक्सपोनेंट को 10 से डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो जैसे ही आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको दिख रहा है रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दैट मीन्स 3 की पावर 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, और ये अब आपको इवेंचुअली रिमाइंडर दे रहा होगा। सो अब 3 के पावर 3 जो है, 3 के पावर 3 होता है अपना 27, राइट। और 27 को हम जब 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 5 का रिमाइंडर आ जाएगा। सो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। सो वेरी गुड गुड आफ्टरनून श्रीश। बड़ा ही आसान प्रॉब्लम था, मतलब आपको पता है तो आप एकदम आधे मिनट में भी मतलब आप इसको सॉल्व करके निकल सकते थे। चलते हैं आगे, चलते हैं, ये तो एकदम डुएबल प्रॉब्लम है, करने लायक प्रॉब्लम था। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं क्या है। ऑलराइट, सो अब आप अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें तो ये इक्वेशंस पर बेस्ड, और इक्वेशंस में भी आपके सामने क्या है, आपको मॉड दिया हुआ है, मॉड आया हुआ है, तो मॉड एक्स आया, मॉड वाई आया है, और आपको क्या निकालना है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो अब इसको कैसे सॉल्व करें, हमारे सामने दो एक तरीके से लीनियर इक्वेशंस है, ऑफ कोर्स मॉड भी है उसमें, तो डिग्री तो वन ही है अपनी, ठीक है। तो हमें नहीं पता, पहली बात देखिए, जब भी मॉड आता है तो मॉड के केस में, मॉड में हमेशा दो केसेस बनते हैं, राइट। या तो पॉजिटिव होता है तो अलग होता है, नेगेटिव होता है तो अलग होता है। जैसे कि मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या है, मॉड एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। ये हमेशा एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स पॉजिटिव है, एंड दैट वुड बी इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। अगर x नेगेटिव है तो वो माइनस एक्स हो जाता है, राइट। अब देखिए समस्या ये है कि हमें नहीं पता कि भैया एक्स वाई क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम नहीं जानते, राइट। सो यहाँ पर एक तरीके से आपके टोटल कितने केसेस बनेंगे, 4 केसेस बनते हैं, ठीक है। भाई क्या केसेस बने, पहला केस अपने के पास ये बनेगा कि भाई एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारा दूसरा केस क्या बनेगा, एक्स पॉजिटिव हो गया, वाई जो है वो नेगेटिव हो गया, राइट। थर्ड केस देखेंगे तो क्या हो गया, एक्स जो हो गया वो नेगेटिव हो गया, वाई को पॉजिटिव ले लिया हमने। और चौथा केस हो गया हमारा, एक्स नेगेटिव ही है और वाई जो है वो भी नेगेटिव है, ठीक। तो अब इसमें हमें, क्योंकि देखो सी हमारे को क्या है, हमारे को ये सारे केसेस लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें नहीं पता ना कि भैया एक्स और वाई का सोल्यूशन कहां पर है, किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सो हम एक एक केस को लेकर चालू करेंगे। सो अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि x जो है वो पॉजिटिव है और y जो है वो भी पॉजिटिव है। सो अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू x ही हो जाएगी, मॉड y की वैल्यू y ही हो जाएगी। तो इसको ट्राई करके देखते हैं कि भाई अगर ये पॉजिटिव है तो ये x का x ही रहेगा, प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15, या आप इसको बोल सकते हो 2x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये हो गया केस। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा भाई, y पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 20। तो देखिए y तो कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये मुझे पता चला कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 20। और ये 20 की वैल्यू को अगर मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरे पास में y की वैल्यू आ जाएगी, राइट। ये आ जाएगी माइनस 25, करेक्ट।
बट समस्या ये है कि हमने क्या लिया, हमने एक्स को भी पॉजिटिव लिया, वाई को भी पॉजिटिव लिया, लेकिन यहाँ तो वाई नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो अजम्पशन था कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, ये गलत है। तो ये वाला केस अपना रूल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर रूल आउट हो गया तो अब आते हैं हम लोग सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या है हमारा? सेकंड केस बोल रहा है एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। अब क्या हो जाएगा? अब इक्वेशन बन जाएगा आपका, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स ही रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15। और दूसरे केस में क्या हो रहा है? हम बोल रहे हैं y इज लेस देन 0, y लेस देन 0 है, तो अब इक्वेशन बन जाएगा आपका x, ये जो है ये आपका माइनस y बन जाएगा, राइट? सो x माइनस 2y इक्वल टू 20। अब ये अपने पास में आ गए, तो बेसिकली हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 15, और दूसरा है x माइनस 2y इक्वल टू 20। तो आप देख सकते हैं आपके पास में ये दो लीनियर इक्वेशंस है, दोनों को अपने को सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, राइट? तो ये हो जाएगा 4x, और x के साथ ऐड हुआ तो 5x हो गया। ये देखिए इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हुआ 30 प्लस 20, ये हो गया 50। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 10। और अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, राइट? तो x को अगर मैंने 20 डाला तो y की वैल्यू आ गई -5। अब आपको बस ये चेक करना है कि भैया x 10 आ रहा है और y -5 आ रहा है, और हमारा केस यही तो था ना। हम चाहते थे कि x पॉजिटिव होना चाहिए और y जो होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। तो वही चीज हो रही है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, मतलब यहां पर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और यही वाला होना चाहिए केस। वैसे आइडियली तो देखो आपको बाकी का तीसरा चौथा केस भी देखना चाहिए। इसमें आप देखेंगे अगेन, जैसे पहला वाला केस रूल आउट हुआ था, वैसे ही थर्ड और फोर्थ भी रूल आउट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि भैया यही वाला जो होगा हमारा आंसर होगा। तो अब अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्स माइनस वाई की वैल्यू, राइट? तो एक्स माइनस वाई मतलब 10 माइनस माइनस 5, तो वैल्यू कितनी आ गई 15। सो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 15 हो गया। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सभी? जितने भी लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग को समझ आ रहा है ये हम जो भी बातें कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं? क्लियर है सबको? बोल सकते हैं आप चाहें तो, चैट में बता सकते हैं। यस, ओके, ऑल राइट, ठीक है। चलिए, तो ये अपना था, ये भी डुएबल प्रॉब्लम ही है, आसान है, बस आपको केसेस बनाने और फट 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 हमारा हो सकता है। ये तो मेरे को आपको समझाना था ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था, बट अदरवाइज आप देखेंगे खुद से सॉल्व करने बैठेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ये भी मैं इसको डुएबल ही प्रॉब्लम मानूंगा। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है इफ m and n आर नेचुरल नंबर्स, सो m और n दो नेचुरल नंबर्स है, सच दैट n इज ग्रेटर देन 1, ऑलराइट, एंड m की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 40। आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m माइनस n। ठीक है, तो अब ये नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम है, और ज्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिकली नंबर सिस्टम है, आप इसको ये भी बोल सकते हो, जैसे इंडाइसेस एक चैप्टर होता है ना हमारा, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, तो उसका भी आप पार्ट इसे मान सकते हैं। सो हमें एक छोटा सा इक्वेशन दिया है, m की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 40। ठीक है, हमें m माइनस एन की वैल्यू निकालनी है, m माइनस एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ओके, वेरी गुड आफ्टरनून भव्या। सो अब क्या करें, इसे कैसे करें? देखिए, बेसिकली मुझे इस फॉर्मेट में क्रिएट करना है इसे, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि इसमें बेसिकली सी, ये जो नंबर है उसकी एक कॉमन पावर होनी चाहिए, तो 2 की भी एक कॉमन पावर होनी चाहिए, 3 की भी एक कॉमन पावर होनी चाहिए, तभी वो n आएगा। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 की पावर 5 हो गया ये, n2। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 8 की पावर 5। अब देखिए दोनों की पावर सेम हो गई, तो बेसिकली अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 8 की पावर 5 हो गया ये। अब आप देख सकते हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे तो बेसिकली ये आपका m हो गया और ये आपका n हो गया। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, और m जो है, m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू जो है वो हो गई अपनी 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 8। अभी आपको बड़ा सा नंबर है, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 209,952। ठीक है, सो अब अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई m की, हमें क्या निकालना है, m माइनस एन निकालना है। तो m माइनस एन क्या हो जाएगा, m माइनस एन वुड बी 209,952 माइनस 5, तो ये हो गया 209,947, विच इज ऑप्शन नंबर सी।
सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बस आपको ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी थी इसमें, इसमें आपको इसकी पावर 5 लेना था, क्योंकि कॉमन आपको पावर लेनी है n को, तो इस तरीके से करेंगे तो यू विल गेट टू द आंसर। ठीक है, चलो इसको भी मैं डुएबल ही मानूंगा, ये भी आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ये करनी पड़ेगी, बाकी वो तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, तो एक और प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ऑलराइट, सो अब देखिए ये आपको साफ साफ दिख रहा है ये फंक्शंस का प्रॉब्लम है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग 1 मिनट का टाइम लीजिए, 1-2 मिनट का टाइम लो, सॉल्व करो और मुझे आंसर दो चैट में। अगर कहीं अटकेंगे ऑफ कोर्स मैं तो बताऊंगा ही, आपको असिस्ट करूंगा ही करूंगा, बट एक बार खुद से जब हम ट्राई करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से इन्वॉल्व हो पाएंगे प्रॉब्लम में, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे प्रॉब्लम को। तो एक बार खुद से ट्राई करो। ऑलराइट, चलो देख लेते हैं। सी हमारे को एक बेसिकली एक रिलेशन दिया हुआ है फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई। आपने इस टाइप के इस वेराइटी के प्रॉब्लम्स बहुत सारे किए होंगे, आई एम श्योर। ये उसी कड़ी का एक सवाल है, और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या दी हुई है कि एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी प्राइम नंबर पी। मतलब इसका ये है कि आप अगर कोई भी प्राइम नंबर डालेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। मतलब अगर मैं 2 डाल दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। अगर मान लो मैं इसकी जगह 3 डाल दूं तो इसकी भी वैल्यू हो गई 1, इसकी जगह 5 डाल दूं तो भी हो गया 1। तो मतलब प्राइम नंबर का एफ ऑफ प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है फॉर एवरी प्राइम नंबर पी। ठीक है, अब आपको निकालना है कि एफ ऑफ ये एक बड़ा सा विशाल सा नंबर है, ये आपको निकालना है। ठीक है, सो ऐसे समझिए बात को कि बेसिकली मुझे ना, अगर मैं इसको देखूं, इस नंबर को अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखें तो हमको समझ आ रहा है ये 2 और 5 की ही पावर्स है कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4 हो गया। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। सो इसका मतलब है मुझे 2 की पावर से मतलब है और मुझे 5 की पावर से कुछ कुछ मतलब है। ये थोड़ा सेंस आ रहा है मुझे समझ इस चीज को देख करके। तो अब क्या है कि मेरे पास में जो भी दी हुई है इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस में 2 की कुछ पावर्स को चेक करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, देखो एक तो पता अपने को कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 1। तो क्या मैं एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ 2 इंटू 2 कर सकते हैं इसे। तो ये इसके हिसाब से क्या हो गया, ये एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2। मतलब मैंने एक्स और वाई दोनों को 2 2 डाल दिया इसमें। तो आप ये देखिए कि बेसिकली ये वैल्यू क्या हो गया, एफ ऑफ 2 तो कितना है हमारा 1 है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 ये 1 हो गया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू क्या हो गई 3। मतलब एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 3 है। चलिए और चलते हैं आगे, क्योंकि मुझे तो पावर्स पे जाना है ना। तो एफ ऑफ 4 को तुम ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ 2 का स्क्वायर, एफ ऑफ 4 इज एफ ऑफ 2 का स्क्वायर। अगला देखते हैं, एफ ऑफ 2 क्यूब, मतलब बेसिकली एफ ऑफ 8 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 4 इंटू 2। तो अब इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, ये एफ 4 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 2। तो आप देखिए एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी है 3, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 1, एफ ऑफ 4 की वैल्यू अगेन कितनी है 3, प्लस ये वाली वैल्यू कितनी है एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1। तो ये कितना हो गया 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7। तो इसका मतलब है ये वैल्यू आ गई 7। तो अब यहां पर अब आपको ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझो भाई। हमने बोला एफ ऑफ 2 स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 माइनस 1। सिमिलरली 2 क्यूब जो है, 2 क्यूब उसकी वैल्यू क्या आ रही थी हमारी अभी आई 7। 7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1। तो अब आपको वो पैटर्न दिख रहा होगा। अब आप देख सकते हैं कि भाई अगर 2 की कोई भी पावर है, लेट से मैं बोलता हूं एफ ऑफ 2 की पावर n होता, तो ये क्या आ जाता, 2 की पावर n माइनस 1 हो जाता। समझ रहे हैं बात को भाई? हमने क्योंकि सी मैं ये क्यों कर रहा हूं एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे ये निकालना है। ये निकालने का मतलब है मुझे 2 की पावर्स से मतलब है, तो मैं कुछ 2 की पावर्स को निकालने की कोशिश किया, तो मुझे पैटर्न समझ आ गया कि भाई यहाँ पर 3 था तो 2 की पावर 3 माइनस 1 आ रहा है, यहाँ 2 था तो 2 की पावर 2 माइनस 1 है। तो इसका मतलब है एफ ऑफ 2 की पावर n क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके हिसाब से एफ ऑफ 2 की पावर 8, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 8 माइनस। ठीक है, बढ़िया। तो अभी अपन ने इसको देख लिया, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं भाई।
5 की भी कुछ पावर्स की बात हो रही है, उसको देख लेते हैं। समझो बात को कि अगर मान लो मैं बोलता हूं f(5) × 5 देखना है, तो वो क्या हो जाता, f(5) × f(5) प्लस f(5) प्लस f(5). तो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन f(5) इज ऑल्सो 1, राइट। तो क्या हो जाता है ये 1 × 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। मतलब देखो f(5) स्क्वायर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, विच इज बेसिकली 2⁻2 - 1। अगला देखो, अगर तुम 5³ को देखोगे तो फिर से वही अपन लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 2⁻3 - 1 आ जाएगा। 4 देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2⁻4 - 1 आ गया, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मुझे देखो इसकी वैल्यू पता चल गई, ये कितना हो गया, 2⁻8 होता हमारा कितना, 256 - 1, तो ये हो गया 255। और यहां पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 16 - 1 मतलब 15 हो गया। तो अब मुझे ये पता है और मुझे ये पता है और मुझे ये निकालना है। तो अब एज पर दिस रिलेशन में क्या लिख सकता हूं, फिर से f(2⁸8) × 5⁴ would be equal to f(2⁸8) × f(5⁴) plus f(2⁸8) प्लस f(5⁴). बढ़िया। अब मुझे तो वैल्यूज पता ही है, 2⁸8 कितना है, 255। 5⁴ कितना है, कहां निकाला था हमने, ये रहा 15, प्लस ये कितना हो गया 255 प्लस 15। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4095। दिस इज द आंसर। क्या ये समझ पा रहे हैं सभी, भावनाएं समझ पा रहे हैं कि बेसिकली आपको आपको देखो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको क्या निकालना है उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और जब भी आप ऐसा कुछ देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि 2 और 5 का, तो 2 और 5 की पावर्स में ही खींचते चलेंगे। बट इसको मैं फिर भी मतलब देखो अभी पढ़ के करके तो समझ आ रहा है डुएबल है, बट एग्जाम में शायद ये डुएबल नहीं है, तो मैं इसको डुएबल नहीं मानता हूं, ठीक है। बट अभी तक हमने पहले जितने भी प्रॉब्लम्स किए वो सारे डुएबल है। चलो तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं क्या है, समझते हैं। ऑलराइट, सो ये अब पढ़ते साथ ही समझ आ रहा है ये किसका है, ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री में भी क्या चैप्टर का है, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स, ट्रपीजियम जो होता है वो पॉलीगन का पार्ट है, राइट। तो पढ़ते हैं पहले। ABCD इज अ ट्रपीजियम, वेरी गुड, इन विच AB इज पैरेलल टू CD। अच्छा, AB और CD पैरेलल है, ठीक है। हमें AB की लेंथ 2 दी हुई है, CD की वैल्यू 1 दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ इस तरीके से, इस फॉर्मेट में एक ट्रपीजियम है, ये ABCD हो गया। हमें AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, और CD की वैल्यू दी हुई है 1, ठीक है। अब और पढ़ते हैं। द साइड्स AD एंड BC व्हेन एक्सटेंडेड, मतलब आपने AD को एक्सटेंड किया ऐसा, BC को ऐसा एक्सटेंड किया आपने, और वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट E। ऑलराइट, अब आपसे बोला है द पेरीमीटर ऑफ ABCD इज 6। ये जो आपके पास ट्रेपीजियम है उसका पेरीमीटर क्या है, हमारे को 6 दिया हुआ है। आपको निकालना है AEB का क्या, AEB ये जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है इसका क्या पेरीमीटर होगा, ठीक है। बढ़िया। तो देखिए ऐसे समझिए बात को कि सबसे पहली बात है, ये अगर आप देखें ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रायंगल EDC होगा इट विल बी सिमिलर टू EAB। मतलब ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े से सिमिलर हो जाएगा, करेक्ट। और जैसे ही सिमिलर हो गया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम साइड्स का रेशियो देखते हैं। तो साइड्स का रेशियो कितने का आ रहा है अपना, 1:2 का, 1:2 का रेशियो साइड्स का है। तो सारे साइड्स का रेशियो 1:2 का होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं बोलता हूं कि ये और ये पूरा ये 1:2 है, राइट। तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, है ना, 1:2 का रेशियो। एंड सिमिलरली ये भी आपका 1:2 का रेशियो है, तो ये अगर y है तो ये भी y हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए आपको दिया क्या है, आपको दिया है इसका पेरीमीटर जो है वो 6 है। ये जो ट्रेपीजियम है उसका पेरीमीटर 6 है, तो ट्रेपीजियम का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। सम ऑफ ऑल द साइड्स क्या होगा, x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 हो गया। मतलब x प्लस y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया, राइट। अब पूछा क्या आपसे, पूछा है आपसे, आपको बताना है AEB का क्या पेरीमीटर होगा।
तो भाई AEB मतलब ये पूरा ट्राइंगल हो गया। तो इस पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हुआ 2x प्लस 2y प्लस AB वाला साइड, ये हो गया ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस 2। और आपको पता है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है, बस डाल दो इसमें। वेरी गुड श्रीश, नहीं 9, 9 तो गड़बड़ आ रहा है, 8 आना चाहिए। 2 into 3 प्लस 2, तो ये वैल्यू हमारी 8 आएगी। सो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है 8 आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सो आई होप कि सभी को क्लियर होगा। ये बहुत ही इजी एकदम लल्लू सवाल था ये, आपको कुछ भी नहीं करना था, बस सिमिलैरिटी पता होना चाहिए क्या होती है, खटखट आपने देख लिया कि इक्वल है, और एकदम मतलब आप इसको हार्डली, मैं तो बता रहा हूं भाई, मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं, मैं क्योंकि समझा भी रहा हूं आपको तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन आप खुद से करने बैठेंगे आधा मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं है। तो ये भी एकदम डुएबल प्रॉब्लम है। तो अभी तक हमने काफी डुएबल प्रॉब्लम्स देख ली, ये स्लॉट 2 में आप देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो चलिए ज्योमेट्री का सवाल देख लिया, अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। सो व्हाट डज द नेक्स्ट प्रॉब्लम से, अमल एंड विमल टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 150 डेज। तो पढ़ते साथ ही समझ आ गया पहली लाइन में कि भैया ये तो टाइम एंड वर्क का सवाल है। ठीक है, और टाइम एंड वर्क के सवाल यूजुअली हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, तो पढ़ लेते हैं इसे। क्या दिया हुआ, अमल एंड विमल टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 150 डेज व्हाइल विमल एंड सुनील टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 100 डेज। सो बेसिकली हम लोग 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो अमल हो गया, एक विमल हो गया, और एक सुनील हो गया। ठीक है, और हमें दिया हुआ है अमल और विमल को साथ में काम करते हैं तो 150 दिन लगते हैं, विमल और सुनील साथ में काम करते हैं तो उनको 100 दिन लगते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, अमल स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द टास्क एंड वर्क्स फॉर 7, कुछ 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 दिया हुआ है, लेकिन पहले एक काम छोटा सा कर सकते हैं ना, हम लोग टाइम एंड वर्क में यही करते हैं ना, हम वर्क को अज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो मुझे जो नंबर दिख रहा है 150 और ये 100, इनका अगर मैं एलसीएम ले लूं, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो वर्क आ जाएगा मेरे पास में। तो 150 और 100 का हमारा एलसीएम कितना हो गया, 300 हो गया। तो मैंने मान लिया कि जो टोटल वर्क है वो 300 यूनिट्स का है। ठीक, अच्छा, अब इससे मुझे ये पता चल गया कि भी अमल और विमल को 150 दिन लगते हैं, मतलब अमल और विमल की जो एफिशिएंसी है मिला के टुगेदर वाली एफिशिएंसी, वो कितनी हो गई हमारी, ये 2 यूनिट्स हो गई, राइट। एंड व्हाट अबाउट विमल एंड सुनील, विमल और सुनील की क्या हो जाएगी, तो विमल और सुनील जो होगी उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी अब टुगेदर 3, राइट। ठीक है, चलो अभी इतना समझ आ गया, अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है अमल स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द टास्क एंड वर्क्स फॉर 75 डेज व्हाइल विमल टेक्स ओवर, मतलब पहले अमल ने स्टार्ट किया, उसने 75 डेज काम किया, फिर विमल भाई साहब आए, उन्होंने 135 दिन काम किया, और उसके बाद सुनील टेक्स ओवर एंड कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 45 डेज। सो कैन आई से कि भाई 75 दिनों तक अमल अकेला काम किया, तो उसका कंट्रीब्यूशन इतना हो गया। उसके बाद में विमल भाई साहब आते हैं, वो 135 डेज तक काम करते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन इतना हो गया। और उसके बाद सुनील जो है लास्ट के 45 डेज काम करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू द टोटल वर्क विच इज 300। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यहां से अगर मैं 75 कॉमन ले लूं तो ये क्या बना, a प्लस बी। तो अब आपके पास में ये कितना बच जाएगा भाई, 75 चला गया तो ये बचा अपने पास 60, तो 60 कॉमन ले लिया हमने और लिख दिया v प्लस एस। तो ये तो हो गया, बट अब ये देखिए 60 ऐसा और ये 45 ऐसा, तो इसके आगे मैंने लिख दिया -15s इक्वल टू 300। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे a प्लस बी एक इक्वेशन पता है, v प्लस एस एक इक्वेशन पता है। तो अब मैं इसकी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या हो गया, 75 इंटू 2 प्लस 60 इंटू 3 -15s इज इक्वल टू 300, राइट। तो अब देखो ये 150 और ये हो गया 180, कितना हो गया 330, 330 माइनस 30, तो एस की वैल्यू इससे आ गई 2। तो हमारे पास सुनील भाई साहब की जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 2, और सुनील की अगर 2 है तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो विमल की आ जाएगी, विमल की कितनी आई 1, और विमल की अगर 1 आ गई तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इससे हमारे पास में अमल की भी एफिशिएंसी आ गई 1। मतलब ये तीनों भाई साहब जो थे इनकी हमारे पास में एफिशिएंसी आ गई बेस्ड ऑन दिस रिलेशन, और मुझे पता है कि टोटल वर्क कितना है, 300 यूनिट का टोटल वर्क है। ठीक है, अब कहानी में और एक नया मोड़ आता है, क्या है, इफ अमल हैड स्टार्टेड द टास्क अलोन एंड वर्कड ऑन ऑल द डेज, मतलब अमल जो है वो रोज काम कर रहा है, ठीक है। विमल हैड वर्कड ऑन एवरी सेकेंड डे, वो हर दूसरे दिन काम करता है विमल, और सुनील जो था वो हर तीसरे दिन काम कर रहा है।
समझ रहे बात को? अमल तो रोज कर रहा है, जो दूसरा बंदा है विमल वो हर दूसरे दिन काम कर रहा है, और जो सुनील है वो हर तीसरे दिन काम कर रहा है। तो आपको बताना है कि कितने दिनों में काम ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो अपने को क्या ध्यान रखना है? अपने को बेसिकली एक तो ये ध्यान रखना है कि टोटल वर्क जो था वो 300 था और इनकी एफिशिएंसी ये थी, राइट? आप ऐसे समझिए, देखिए फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, बेसिकली क्या हो रहा है अब समझिए। अमल जो है वो तो रोज काम कर रहा है। अभी अपन पहले 6 दिन को देख रहे हैं, राइट? जो विमल है वो हर दूसरा दिन काम कर रहा है, तो विमल 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 यहां पर आ गया। और सुनील जो है वो हर तीसरे दिन काम कर रहा है, सुनील यहां पर आ गया। और कहां पर आ गया? सुनील यहां पर आ गया, राइट? ठीक है, तो आप ऐसे देखिए, समझिए कि बेसिकली अमल जो था वो तो पूरे 6 दिन काम किया, तो अमल का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 6 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक, जो विमल भाई साहब है वो कितने दिन काम कर रहे हैं? वो 3 दिन काम कर रहे हैं, तो विमल जो है हर दिन वो एक ही यूनिट काम करता है, तो 3 दिन का मतलब क्या हुआ? उसका कंट्रीब्यूशन हो गया 3 यूनिट्स का। और सुनील जो है वो बेसिकली 2 ही दिन काम कर रहा है और हर दिन वो 2 यूनिट का काम कर रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 4। मतलब एक तरीके से आप देखेंगे कि 13 यूनिट्स का काम खत्म हो रहा है हर 6 दिन में। क्योंकि आप समझिए, देखिए 1, 2 और 3 है ना, हर दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो आप समझ रहे हैं कि इनका एलसीएम 6 है, राइट? तो इसलिए हर 6 के बाद में वही कहानी रिपीट होते जाएगी, राइट? हर 6 के बाद वही कहानी रिपीट होगी। अब आपको दिया है कि आप ऐसे देखिए, हर 6 दिन में 13 यूनिट्स का काम हो रहा है, हर 6 दिन में 13 यूनिट्स का काम हो रहा है। आपको कहां तक जाना है? 300 यूनिट तक जाना है। तो 13 को अगर मैं कंप्लीट साइकिल देखूं, अगर मैं ऐसे 23 साइकिल्स ले लूं, कंप्लीट, ये एक साइकिल है, फिर एक अगली साइकिल आएगी, फिर एक अगली साइकिल आएगी, ठीक है? तो 13 × 23 करेंगे तो ये वैल्यू अपनी आ जाएगी 299 यूनिट्स। इसका मतलब है कि जैसे ही 23 साइकिल, देखिए फिर से बोल रहा हूं, ये एक साइकिल है 6 दिन की, फिर एक अगली साइकिल आएगी, तो ऐसे अपने पास में जैसे ही 23 साइकिल हो जाएगी तो 299 यूनिट्स का काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक साइकिल 6 दिन की थी, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? 23 × 6 कर देंगे। एक साइकिल 6 दिन की है, ऐसी 23 साइकिल्स हो रही हैं, तो 23 × 6 कर देंगे तो कितना हुआ? 18, ये हो गया 138। तो जैसे ही 138 डेज हो जाएंगे, आप देखेंगे कि कितने यूनिट्स का काम हो गया? 299 यूनिट्स का काम हो गया, राइट? अब आपको सिर्फ एक ही यूनिट का तो काम कराना है, तो अगले दिन जैसे ही आप देखेंगे अमल आ जाएगा भाई साहब, अमल 1 यूनिट का काम और कर देगा, तो इसका मतलब है एक दिन और लग गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 139 डेज आ जाएगा। करेक्ट? समझ पा रहे हैं बात को? ये मतलब आपने ऐसे सवाल किए हुए हैं, ठीक है? 139 वुड बी द राइट आंसर। सबको क्लियर है? साथ में है सभी? कोई भी ऐसा दिक्कत हो प्लीज चैट में बता सकते हैं आप लोग कि ये समझ नहीं आया, ये पहलू पे हमें और थोड़ा सा बात करनी है। तो आई होप कि ये थोड़ा सा बड़ा है सवाल, बट ये भी डुएबल ही है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो व्हाट डज द नेक्स्ट प्रॉब्लम से? ओके, पढ़ते साथ ही पहली लाइन से पता चल रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, और प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आपको करना चाहिए हमेशा। मैं मानता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस को आपको ट्राई करना चाहिए। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून संकेत। सो इसको मैं चाहूंगा आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, है ना? मतलब सी, मैं तो बता ही रहा हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करो इसे। 1 मिनट का टाइम लेते हैं, 1-2 मिनट में हो जाएगा, आराम से करके देखो। आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। चैट में आंसर बताओगे तो खुद का भी आंसर निकलेगा ना, तो थोड़ी खुशी होगी। करिए इसको एक बार, ट्राई करिए। तुषार इज सेइंग 2160। वेरी गुड। समर्थ का भी 2160 एकदम सही, वेरी गुड। 2160 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर इज 2160। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा, हो गया ना, ट्राई किया तो हो गया फटाक से। सो बेसिकली क्या दिया हुआ मैं बता देता हूँ। बीना इनकर्स 19% लॉस व्हेन शी सेल्स अ प्रोडक्ट एट ₹4860 टू श्याम। सो बेसिकली बीना ने सेल किया इसको 4860 में, तो बीना के लिए ये हो गई एसपी, राइट? और इसका लॉस कितने का हुआ था भैया? 19% का लॉस हुआ था। तो क्या मैं सीपी निकाल सकता हूं? सीपी कैसे निकालेंगे भाई? जो भी सीपी थी बीना के लिए, 19% का लॉस हुआ, मतलब 19% का डिक्रीज हुआ, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 0.81 इज इक्वल टू द एसपी। एसपी कितनी है? 4860। तो इससे सीपी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6000 रुपए। तो मैं बोल सकता हूं कि बीना के लिए जो सीपी थी वो थी 6000 रुपए। ठीक है, अब क्या बोला है?
इफ बीना वुड हैव सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू श्याम, देखो सीपी तो उतनी ही रहेगी, बट बीना अगर उसने श्याम को सेल किया होता एट द परचेज प्राइस ऑफ हरी, शी वुड हैव ऑब्टेन्ड 17% प्रॉफिट। भैया 17% का प्रॉफिट होता है इसे। अब ये 17% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 17% हो गया 1020, तो ये हो गया तुम्हारा 7020। वही हुआ ना 1020, हाँ 1020, तो 7020, तो मतलब एक तरीके से आप समझिए 7020 क्या हो गया, 7020 इज द, अब शाम के लिए देखिए, शाम के लिए ये हो गई सीपी और शाम के लिए ये हो गई एसपी। तो हमसे पूछा क्या, देन द प्रॉफिट मेड बाय शाम इज, तो शाम ने एक्चुअल में प्रॉफिट कितना किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो किया ना, दोनों को माइनस कर देंगे, 7020 माइनस 4860, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2160 आ जाएगी। सो आंसर क्या हो गया हमारा, 2160। ठीक है। सो सभी का आंसर एकदम सही आया, परफेक्ट आया, वेरी गुड। सो ये तो एकदम ही डुएबल प्रॉब्लम था, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं, और चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये करिए, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रॉब्लम है, इसको भी ट्राई करिए एक बार, पहले खुद से करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसे। ऑलराइट, चलो देख लेते हैं, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है शायद, प्रॉब्ली। ऐसे समझते हैं बात को कि क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 1/5 इंटू 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/5 स्क्वेयर इंटू 1/5 का स्क्वेयर माइनस 1/7 का स्क्वेयर प्लस 1/5 क्यूब इंटू 1/5 क्यूब माइनस 1/7 का क्यूब। इस तरीके से कुछ 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 हमारी चले जा रही है सीक्वेंस। ठीक है। सो अब देखो, अगर मैं इस, आपको क्या करना है, देखो इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, साथ में रखे हम लोग। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया, 1/5 स्क्वेयर हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 1/5 की पावर 4 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 1/5 की पावर 6 हो गया। तो आपको दिख रहा है ये एक जीपी चल रही है, एंड सिमिलरली अब ये वाला पार्ट जो है, ये क्या हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, माइनस, यहां पर लिख लिया 1/5 इंटू 7। अगला देखो क्या हो रहा है, 5 इंटू 7 का स्क्वायर हो गया ये, है ना, 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इज द सेम एज 5 इंटू 7 का स्क्वायर, राइट। अगला देखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 का क्यूब हो गया भैया, ये ऐसा चल रहा है, राइट। तो कुछ नहीं, अब आपको दिख रहा है ये भी एक जीपी है इन्फिनाइट टर्म्स की, ये भी एक जीपी है इन्फिनाइट टर्म्स की, और सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स तो पता ही आपको, इन्फिनिटी का क्या होता है, ए अपॉन 1 - आर। ठीक है, वेयर कॉमन रेशियो जो होगा वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए, तो यहाँ पर है ही वो छोटा, ये दिख रहा है आपको, तो ये आ जाएगा 1/5 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या है, 1/5 स्क्वायर का ही है, इसमें से क्या माइनस करना है अपने को, ये इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1/5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/5 इंटू 7 है। तो देखिए ये कितना हो गया, 5 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 25 माइनस 1 24, तो हो गया 1/24 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 35 कैंसिल आउट हो गया तो 1/34, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/408, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं था, है एकदम सिंपल, वही जीपी का सवाल है, लेकिन हम देख रहे हैं बस, देख के थोड़ा सा बंदा घबरा जाता है, डर जाता है, बस आपको डरना नहीं है, आपको बस ये टर्म्स को अलग अलग कर देना था, अलग अलग कर देंगे तो देखिए कितनी आसानी से प्रॉब्लम हो गया, राइट। सो तो मैं तो इस भी प्रॉब्लम को डुएबल ही मानूंगा, इजी ही था ये, एक इससे ज्यादा मुश्किल सवाल आप लोगों ने आई एम श्योर किए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। हम्म तो अब देखिए ये लॉग का प्रॉब्लम है, ट्राई करिए इसको। आपको बस इतना देखना है, ए इज, ये इज है, ठीक है, ट्राई करो, इसे ट्राई करो। एक लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, और कुछ कुछ एक और कंडीशन है ये वाली, ये बेसिकली ग्रेटर इक्वल टू सी है, ये इसके साथ ही है ना, ये साथ में ऐसे देखिए, बताओ क्या आएगा आंसर, करो करो ट्राई करो।
20। थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मेरे को जहां तक याद है आंसर शायद 14 आता है। समर्थ एक बार फिर से ट्राई करना, थोड़ी गड़बड़ है। सॉरी, लो। 2/3। चलो देख लेते हैं इसको। सी, सबसे पहली तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा कि पता ही है आप लोग को, बस रिवाइज कर रिकॉल कर रहे हैं। अगर बेस जो है वो किसी एक्सपोनेंट के फॉर्म में है और नंबर भी किसी एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाता है, n/m log b टू द बेस ए। ठीक है। दूसरा, log b टू द बेस a इज द सेम एज, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसा। ये ये दो अपने को थोड़ा काम आएगी। तो अब देखो, अब यहाँ पर बेस 2 आ रहा है, यहाँ पर बेस क्या है, 8 आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का क्यूब। सिमिलरली 27 को क्या लिख सकते हैं, आपको दिख ही रहा होगा, 3 का क्यूब। तो बेस अगर क्यूब में तो डिवीजन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3 लॉग। यहाँ पर भी ये 1/3 हो जाएगा। तो 3 3 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसको, देखिए कैसे, इस वाले में देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो लॉग बेस 2 सेम ही है, राइट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग a प्लस बी टू द बेस c, ये। एंड सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस c और a माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब देखो लॉग m प्लस लॉग n तो पता ही है आपको क्या होता है, लॉग mn। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपके पास में फाइनल स्टेप पे आप यहीं पर ही पहुंचेंगे, आप कैसे भी करिए इसे, आपके पास में यही आना चाहिए कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। अब आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको पूछा हुआ है कि भैया ए की ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है। तो मैं इसे देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं बी और सी को मैक्सिमम वैल्यू देना चाहूं, बी और सी को अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देना चाहूं, तो मैं क्या दे सकता हूं, मैं 10 ही दे सकता हूं ना। भाई बी जो है वो 10 से छोटा या 8 मैक्स इक्वल है, एंड सी जो है वो 10 से 8 मैक्स, मतलब वो छोटा हो या 8 मैक्स इक्वल हो सकता है। तो अगर मैं दोनों को 10 10 डाल दूं, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 200। मतलब आप बोल रहे हो कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 200, या ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये हो गया 10√2। 10√2 की वैल्यू होगी, देखो √2 की वैल्यू आपको याद होगी 1.414 होती है, राइट। तो ये 14 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, राइट। तो ए की जो वैल्यू है वो 14 पॉइंट समथिंग समथिंग से तो छोटी होगी ना, क्योंकि हमने बोला था कि भाई मैक्सिमम बी और सी को हम ये दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो कम ही होगा। तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 14। सो 14 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। मतलब थोड़ा सा टेढ़ा तो है ही ऑफ कोर्स प्रॉब्लम, बट यस स्टिल डूएबल मैं मानूंगा इसे। ठीक है। चलिए तो और आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है। ओके ठीक है। बहुत बड़ा सा दिख रहा है आपको, लेकिन आपको दिख रहा है एवरेज वर्ड आ रहा है, एवरेज। तो ये टिपिकल एक एवरेज का प्रॉब्लम हो गया, साफ साफ दिख रहा है आपको एवरेज का। ठीक है। सो एक बार इसको ट्राई करो। देखिए अरिथमेटिक तो आप लोग की अच्छी है ही, मैं जानता हूं। सो एक बार एवरेज को देखो, एवरेज का प्रॉब्लम है, आसान ही होगा, करो इसे। ऑलराइट चलो देख लेते हैं हम लोग। हमें दिया हुआ एक कंपनी के 40 एम्प्लॉइज है, और इन द ईयर 2022 द एवरेज बोनस ऑफ द फर्स्ट 30 एम्प्लॉइज वाज रुपीज 40,000।
तो देखो पहले 30 एम्प्लॉय, अगले में दिया हुआ है लास्ट के 30 एम्प्लॉय, फर्स्ट 10 और लास्ट 10। तो ऐसे करते हैं, देखो ये जो 40 एम्प्लॉयज थे तो पहले 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10। तो मान लेते हैं ए बी सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले 10 एम्प्लॉयज का सम ऑफ द सैलरीज। ये बता रहे हैं नेक्स्ट 10 एम्प्लॉयज का सम ऑफ द सैलरीज। ये बता रहे हैं नेक्स्ट 10 का सम ऑफ द सैलरीज। और ये आपको डिनोट कर रहा है आखिरी के 10 जो एम्प्लॉयज है उनका सम ऑफ द सैलरीज। क्या? सम ऑफ द सैलरीज, राइट। अब आपको दिया हुआ है कि अगर आपने पहले 30 एम्प्लॉयज को लिया, मतलब आपने इनको 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 लिया, तो इनका एवरेज कितना दिया हुआ है? 40,000, राइट। तो भाई एवरेज कैसे निकालेंगे? भाई इनका सम तो कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, बाय 3 नहीं, कितने एम्प्लॉयज हैं टोटल? 30 है। 30 एम्प्लॉयज है, डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? 40K। 40,000 उसे 40K अभी लिख लेते हैं अपन, राइट। उसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1200K। ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक। अब आगे क्या दिया हुआ है? ऑफ द लास्ट 30 एम्प्लॉयज वॉज ₹60K। लास्ट 30 का मतलब क्या हुआ? हम लोग बी प्लस सी प्लस डी बाय 30 कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू कितना? 60K। इसका मतलब है बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आ गई अपने पास में 1800 की। ये दूसरा हो गया इक्वेशन। और एक क्या इंफॉर्मेशन दी है कि फर्स्ट 10 एंड लास्ट 10 एम्प्लॉइज, पहले 10 और लास्ट के 10 का कितना है? 50K। तो इसका मतलब है ए, हम पहले और लास्ट को देख रहे हैं, ए और डी को देख रहे हैं, तो ए प्लस डी डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 50K। तो इससे आ जाएगा ए प्लस डी की वैल्यू हो गया हमारी 1000K। ये हो गया तीसरा इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप देखिए, आप ऐसे समझिए कि अगर आप ये तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इफ यू ऐड ऑल दीज थ्री इक्वेशंस, आपको क्या आ जाएगा? देखो ए और ए 2 बार आ रहा है, बी भी आप देखेंगे कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आएगा और डी भी 2 बार आएगा। हर एक जो टर्म होगा वो 2 2 बार आएगा। तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। और इनको अगर मैं ऐड करूं तो देखो 1200 और 1800, 3000, तो क्या? 4000K। इसका मतलब है कि यहां पर लिख रहा हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? हमारे पास में आ जाएगी ये कितनी? 2000K, ठीक है। अच्छा, अपने को ये पता है कि बी प्लस सी प्लस डी जो है वो हमारे पास में 1800 है, तो इससे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200K, ठीक है। मुझे ये पता है कि डी की वैल्यू अब यहां से कितनी आ जाएगी? ए प्लस डी अगर 1000 है तो डी की वैल्यू हो गई हमारी 800K, राइट। और ये वाला जो रिलेशन है बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1800, तो इससे मेरे पास बी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1800 से माइनस कर देंगे 1000 को, तो कितना आ गया हमारे पास में? एक सेकेंड, कहाँ था हमारा? डी, डी की वैल्यू थी 800, 800 को माइनस कर दे तो 1000 की आ गई, ठीक है। ये हो गया, चलो। अब आगे देखते, बी प्लस सी है, सॉरी बी प्लस सी, ए डी को तो हम निकाल चुके हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। द नेक्स्ट ईयर एवरेज बोनस ऑफ द फर्स्ट 10 एम्प्लॉयज इंक्रीज बाय 100%, ठीक है जी। किसी का आंसर आया? कुछ नहीं आया ना, चलो ठीक है। सो हमको दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर द एवरेज बोनस ऑफ द फर्स्ट 10 एम्प्लॉयज इंक्रीज बाय 100%। एक बात बताइए, 100% से बढ़ने का क्या मतलब होता है? 100% से बढ़ने का मतलब वो डबल हो गई ना सैलरी। तो इसका मतलब है जो पहले 10 थे उनकी सैलरी अब डबल हो गई, मतलब 400 की हो गई, ठीक है। एंड लास्ट के जो 10 थे, मतलब डी के बारे में बात हो रही है, इट इंक्रीज बाय 200%। 200% से बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 3 गुना होना, राइट, 3 टाइम्स होना। तो इसका मतलब है ये अब वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका 3 टाइम्स हो जाएगी, तो हो जाएगी 2400। लेकिन बाकी में कोई चेंज नहीं आया, देखो बाकी रिमेनिंग एम्प्लॉयज वाज अनचेंज। दैट मींस कि बी प्लस सी जो है वो तो अपना कितना रहेगा? 1000 ही रहेगा। तो अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है सबका एवरेज कितना होगा। एवरेज कैसे निकालोगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब जो नया आपकी वैल्यूज है इनका सम डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉयज कितने थे? 40। सो इन सबका सम कितना हो गया? देखिए ये हो गया 28 और ये हो गया 10, तो ये हो गया 3800 इंटू के मतलब 1000, मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो कैंसिल आउट किया, तो ये कितना आ गया आपका?
95K। 95K का मतलब क्या हुआ? 95,000। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को देखेंगे तो क्या आ जाएगा? बी, बी द राइट आंसर। ठीक है, सो वेरी गुड श्रीश, आपका आंसर एकदम सही है, 95,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है बट स्टिल, मगर आपके पास में टाइम है, बचा हुआ है, तो आपको ये कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, चलो और कोई प्रॉब्लम है क्या आज के लिए हमारे पास? यस, सो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, इसको देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है पी क्यू आर एंड एस आर फोर टाउन्स, सो चार टाउन्स है, एंड वन कैन ट्रेवल बिटवीन पी एंड क्यू अलोंग थ्री डायरेक्ट पास, बिटवीन क्यू एंड एस अलोंग फोर डायरेक्ट पास, एंड बिटवीन पी एंड आर अलोंग फोर डायरेक्ट पास। ये थोड़ा सा ना अलग टाइप का प्रॉब्लम है, थोड़ा डिफरेंट है, मतलब जो यूजुअली अपन कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स देखते हैं ना, आप देखेंगे ना पुराने स्लॉट्स को भी आप ट्राई करोगे, देखोगे तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। कैसे? देखो, चार टाउन से पी क्यू आर और एस मान लेते हैं, ठीक है। अब ये दिया हुआ है वन कैन ट्रैवल बिटवीन पी एंड क्यू अलोंग थ्री डायरेक्ट पास, तो मतलब एक दो तीन, तीन पाथ्स हैं अपने पास में पी से क्यू जाने के, ठीक है। बिटवीन क्यू एंड एस अलोंग फोर डायरेक्ट पास, तो आप क्यू से एस अगर आपको जाना है तो चार पास हैं, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ ज्यादा अच्छे से दिखेगा। एक दो तीन चार, तो ये चार पास हो गए, ठीक है। फिर आगे क्या दिया? बिटवीन पी एंड आर अलोंग फोर डायरेक्ट पास, तो पी और आर के बीच में अगर आप देखेंगे ये, तो ये भी चार पास हैं, ऐसे एक दो तीन चार, तो ये चार पास हैं, ठीक है। While there are a few direct paths, अच्छा एक चीज और, देर इज नो डायरेक्ट पाथ बिटवीन पी एंड एस, मतलब पी और एस के बीच में कोई पाथ है ही नहीं, बना ही नहीं हुआ है, ठीक है। और देर आर अ फ्यू डायरेक्ट पाथ्स बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर के बीच में मान लेते हैं लेट से कुछ ए पाथ्स हैं, ठीक है। एंड बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में भी कुछ है पास, उसको भी मान लेते हैं, ठीक है। नाउ क्या दिया हुआ, ध्यान से पढ़ते हैं। वन कैन ट्रैवल फ्रॉम पी टू एस, मतलब अगर आपको पी से एस तक जाना है, पी से एस तक जाना है अगर आपको, तो पी से एस तक जाने के लिए आपके पास में, पी टू एस जाने के लिए आइदर वाया क्यू, मतलब आपको पी से एस जाना है तो पी क्यू एस हो सकता है, और वाया आर, मतलब पी आर एस हो सकता है, और वाया क्यू फॉलोड बाय आर, इसका मतलब है पी क्यू आर एस, ये वाले पाथ से जा सकते हैं। और ये जो टोटल पॉसिबिलिटीज आ रही है वो आ रही है 62 आ रही है। इसका मतलब है, अच्छा देखो, पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये हो गया, कितने पास हो गए? 3 into 4, 3 into 4 कितना हो गया? 12, प्लस पी आर एस, पी आर एस कितने हो गए? पी आर और एस मतलब 4 into बी, तो 4 बी हो गया अपना, ठीक है। एंड पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो कितना हो गया? ये 3 AB, एंड दिस वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू 62। ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है? वन कैन ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम क्यू टू आर आइदर डायरेक्टली, क्यू से, अब अपने को क्यू से आर जाना है, राइट। कैसे जा सकते हैं? आइदर डायरेक्टली, मतलब क्यू से आर आप डायरेक्टली चले जाओ, तो उसके वेज कितने हो गए? ए हो गया, ठीक है। और वाया पी, मतलब क्यू से आप पी गए, पी से आप आर गए, क्यू से पी, पी से आर, तो क्यू से पी मतलब 3 3 into 4, 12 हो गया, ठीक है। और वाया एस, सो क्यू से एस और एस से आर, तो क्यू से एस कितने हो गए? 4 4 into बी प्लस 4B, दैट इज इक्वल टू 27, राइट। तो अब क्या करेंगे? किसी का आंसर आया शायद 7 आ रहा है ना, वेरी गुड समर्थ, 7 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो अब ऐसे देखिए कि बेसिकली अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये इक्वेशंस समझ आ गए होंगे आप लोग को, है ना। इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, अपन ने वही पाथ के हिसाब से किया है। दोनों को माइनस कर दें, जैसे ही आप दोनों को माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं 12 कैंसिल आउट हो गया, और 4B कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या? यहां पर लिख रहा हूं मैं, 3AB माइनस ए, एंड दैट इज इक्वल टू 62 माइनस 27 करेंगे तो कितना हो गया? ये 35 हो गया, राइट। अब यहां पर देखिए, यहां से हमने ए कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 3B-1 इज इक्वल टू 35, राइट। अब आप 35 को आप ऐसे देखिए, ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप 35 को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आप इसे 7 into 5 लिख सकते हैं, राइट। तो 7 into 5 लिखेंगे तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई,
राइट। अब आप ये भी बोल सकते हैं भाई 7, भाई A5 भी तो हो सकता है ना, A5 भी हो सकता है, राइट। लेकिन ऐसे सोचो कि अगर मान लो A5 होता, लेट से A5 होता, तो उससे 3B-1 वुड बी 7, 3B-1 वुड बी 7, मतलब 3B इज इक्वल टू 8। क्या कभी भी 3B इक्वल टू 8 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, इंटीजर वैल्यू ही नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी हट जाएगी, हो नहीं सकती। ठीक है, और बस यही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देन द नंबर ऑफ डिफरेंट डायरेक्ट पास बिटवीन क्यू एंड आर। अब आपको क्या निकालना है, क्यू और आर। क्यू और आर का मतलब क्या है, आपने को एक ही वैल्यू निकालनी है। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, और हमने जो भी प्रॉब्लम्स किए, मुझे इसमें ये जो भी पहला अगर मैं पार्ट में देखूंगा तो मुझे इसमें काफी प्रॉब्लम्स डुएबल लगे। तो थोड़ा सा अभी फिलहाल के हिसाब से इंप्रेशन अगर मैं देखूं, मैंने देखा नहीं है, चेक नहीं किया, तो मुझे थोड़ा सा ये इजी लग रहा है एज कम्पेयर टू स्लॉट 1 वाला पेपर। तो खैर, सबके अपने अपने वो होते हैं, हो सकता है अगला हम जो कल मिलेंगे वो थोड़ा सा और मुश्किल हो सकता है, तो मेरा इंप्रेशन चेंज हो सकता है। बट यस, ये जो पहला पड़ा होता है ये थोड़ा सा आसान मेरे को लगा। चलिए, तो कल मिलेंगे हम लोग, कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड मीनवाइल आप लोग प्लीज पढ़ाई करते रहिए, और एकदम अभी भी अपने पास बहुत अच्छा टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, जिसमें हम अपने आप को स्ट्रेच करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कल मिलेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। एंड अभी हम क्या कर रहे हैं आप जानते ही हैं, हम लोग कैट 24 का जो स्लॉट 2 है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोग ने टोटल 11 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, तो नेक्स्ट जो 11 प्रॉब्लम्स है उनको आज हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे साथ साथ में। ठीक है, और आरंभ करते हैं इसको। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम जो है वो क्या बोल रहा है, ओके। सो एक फ्रूट सेलर है, हैज अ स्टॉक ऑफ मैंगोज, बनानास एंड एप्पल्स विद एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच टाइप। ठीक है भाई। फर्दर हमें दिया हुआ है, हाय गुड आफ्टरनून श्रीश, गुड आफ्टरनून। सो हम एक सवाल था उसको देख रहे हैं हम लोग। सो प्रॉब्लम ये है, फ्रूट सेलर हैज अ स्टॉक ऑफ मैंगोज, बनानास एंड एप्पल्स विद एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच टाइप। ठीक है भाई, आगे क्या गिवन है अपने को, एट द बिगनिंग ऑफ अ डे द नंबर ऑफ मैंगोज मेक अप 40% ऑफ हिज स्टॉक। सो बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज थे वो 40% ऑफ द स्टॉक था, जो भी टोटल था उसका 40% था। तो देखिए, ऐसे समझते हैं हमारे पास में बेसिकली मैंगोज है, बनानास है और एप्पल्स है। करेक्ट, मैंगोज, बनानास एंड एप्पल्स, ये तीन वैरायटी के फ्रूट हो गए। ठीक है, और हमें दिया हुआ है जो मैंगोज हैं दे मेक अप 40% ऑफ हिज स्टॉक। तो अगर मान लो मैं टोटल फ्रूट्स को 5x मान लूं टोटल, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंगोज कितने हो गए 40%। भाई 40% 5x का कितना हो गया हमारा, 2x, राइट। 5x का 40% हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो गया, तो 2x इज द नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, और क्या है, बनानास और एप्पल्स अपने पास में। ठीक है, अब होता ये है, आप समझिए, बाकी के जो रहेंगे वो इनका मिला के वो 3x हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब हमें आगे दिया हुआ है, दैट डे ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज, उसने हाफ ऑफ द मैंगोज को सेल कर दिया, 96 बनानास को किया, एंड 40% ऑफ द एप्पल्स। तो एक काम करते हैं, एप्पल्स को अपन कुछ ना 5 मान लेते हैं। इनिशियल नंबर ऑफ एप्पल्स को हम लोग 5 मान लिया, और टोटल फ्रूट्स हमने कितने माने थे, 5x। तो अभी ये देखो, ये कितने हो जाएंगे, बनानास हो जाएंगे हमारे पास में 3x माइनस 5y। 2x अगर ये है भाई, इनका सम जो होगा वो 5x होना चाहिए बेसिकली, राइट। तो उससे हमारे पास बनानास इतने आ गए, ये इनिशियल था। अब क्या हुआ, इसने बेचा, तो इसने कितना सेल किया, इसने जो सेल किया, सेल क्वांटिटी जो थी वो थी, दैट डे ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज, उसने हाफ ऑफ द मैंगो सेल किए, तो कितने, इसका हाफ कितना हो गया, एक्स उसने सेल किया। ठीक है, 96 बनानास को सेल किया, तो ये जो नंबर ऑफ बनाना सोल्ड हो गए वो 96 हो गए। ठीक है, और क्या लिखा है, एंड 40% ऑफ द एप्पल्स, भाई 5y का 40% कितना हो गया, 2y, ये उसने सेल किया, ये उसने सेल किया। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द डे ही एंड्स अप सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट्स, मतलब उसने टोटल का 50% बेच दिया। तो ये जो क्वांटिटी उसने सोल्ड करी, मतलब x प्लस 96 प्लस 2y, दैट इज इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल फ्रूट्स। टोटल फ्रूट्स हमारे कितने थे, 5x, 5x का 50% कितना हो गया, 2.5x, राइट। या आप इसको लिख सकते हैं 5/2x, राइट।
तो अब इसको एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन हो गया 2x प्लस 192 प्लस 4y इज इक्वल टू 5x, और यू कैन से 192 प्लस 4y इज इक्वल टू 3x। ये अब आपके पास में इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब क्या चाहते हैं हम लोग? हम चाहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। तो हमको बताना है कि टोटल जो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, किसकी छोटी सबसे वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स की, जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है इसकी हमें सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे देखो भाई, समझो बात को, ये देखिए ये 3 का मल्टीपल आपको दिख रहा है, 3x जो होगा वो डेफिनेटली 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 192 जो है वो भी 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है ये जो होगा ये भी तो आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना। सो व्हाट कैन बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, ताकि ये 3 का मल्टीपल बन जाए, डेफिनेटली 3। तो जैसे आप इसमें 3 डालेंगे तो ये बेसिकली 3 का मल्टीपल बन जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है y की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई, 3, और y की वैल्यू को 3 अगर इसमें मैं डाल दूं तो x आ जाएगा अपने पास में। x कितना हो गया, ये 192 प्लस 12, 192 प्लस 12 हो गया हमारा कितना, 204, है ना, 12 करेंगे तो 204, राइट। सो अपने पास x जो हो गया और डिवाइडेड बाय 3, 3 भी करना पड़ेगा ना क्योंकि 3x है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 68। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 68। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स एट द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग तो टोटल फ्रूट्स कितने थे, 5x है ना, तो हमारे को 5x की वैल्यू निकालनी। तो क्या करेंगे, x तो निकल गया, इसको इंटू 5 कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 340। सो 340 वुड बी द राइट आंसर। तो मैं इसको एकदम इजी प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, मतलब थोड़ा सा ये इतना मैं डुएबल नहीं मानूंगा इसे, हम इसे छोड़ सकते हैं इसे। और देखिए ये प्रॉब्लम वैसे भी टाइप इन द है, तो टाइप इन द आंसर में ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती भी होने की चांसेस होती हैं, तो इसलिए मैं इसे डुएबल नहीं मानूंगा। बट यस, आप थोड़ा सा अगर इसमें टाइम देंगे, 3-4 मिनट का टाइम देते हैं, तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, बट स्टिल मतलब आप अगर एक फर्स्ट गो में अगर आप देखेंगे तो ये नहीं करना चाहिए आपको प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो व्हाट डज द नेक्स्ट प्रॉब्लम से, ओके। सो अब आपके सामने में एक इक्वेशन दिया हुआ है, थोड़ा खौफनाक सा दिख रहा है इक्वेशन, और आपको इसमें x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, ये रूट है ना, 1/2 का मतलब रूट हो गया, राइट। तो रूट ऑफ x प्लस 6√2 माइनस x, सॉरी ये प्लस नहीं होना चाहिए, ये वाला माइनस होगा क्योंकि दोनों तो सेम ही हो जाएगा ना, ये माइनस, x माइनस 6√2 इज इक्वल टू 2√2 दिया होगा आपको। ठीक है, एक प्लस के साथ में है साइन और एक माइनस के साथ में होगा। ठीक है, तो अब क्या करें, अगर मान लो मैं इस पूरे इक्वेशन को होल स्क्वायर कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दूं, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा x प्लस 6√2 प्लस x माइनस 6√2 माइनस 2 इंटू, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब आप ये सोचिए, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, ये दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6√2 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 इंटू 2 72 हो गया, और इस साइड में हमने स्क्वायर किया तो ये क्या बचा, 8 हो गया, राइट। अब आप देखिए 6√2 तो कैंसिल हो गया, तो ये गया 2x माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 8, राइट। 2 कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से, तो क्या बचेगा आपके पास में, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 4, राइट। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 72। अब आप होल स्क्वायर कर दीजिए अगेन दोनों साइड, जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 72, राइट। तब आप यहां पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, राइट। सो व्हाट आई कैन से इज कि 8x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 88, और यू कैन से x की वैल्यू क्या आ गई, 11, एंड दिस इज द राइट आंसर। तो देखिए कुछ करना ही नहीं था, 2 बार आपको स्क्वायर करना था, एक बार स्क्वायर किया, जो बचा उसको दोबारा स्क्वायर कर दिया आपने, तो आपके पास में डायरेक्टली x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो एकदम डुएबल प्रॉब्लम था ये। थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं हम लोग, ऐसे अगर हम डरते नहीं है ऐसे इक्वेशन को देख करके तो हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि यहां तक अपन ने 2 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है और दोनों आप लोग को अभी तक समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है, किस टॉपिक पर बेस्ड है।
The coordinates of three vertices of a triangle are this. Find the radius of the inner circle of the triangle. बढ़िया. तो अब देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है ये ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है और ज्योमेट्री में भी एक टॉपिक होता है विच इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है और आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है. ठीक है, एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये ट्रायंगल के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है. एक है 1,2, कोई एक 7,2 है और एक है 1,10. तो ये आपके पास में तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको. ठीक, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल. तो इसमें इस ट्रायंगल का जो इन सर्कल बन रहा होगा उस इन सर्कल का रेडियस आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक, तो अब क्या करें, सबसे पहले एक काम करते हैं भाई, अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स है x1 y1 और x2 y2, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाता है, वो आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करके ये सारे डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, तो ये अब आप देखिए ये कितना आ जाएगा, 6 आ गया. इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 6 और ये 8, तो ये हो गया 10. और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 8. वेरी गुड. अब आप ये देखिए ट्रायंगल में 6, 8 और 10 है साइड्स. तो आपको एकदम चमकना चाहिए कि भैया ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 10 का स्क्वायर. दैट मींस कि ये जो बन गया ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. करेक्ट, एंड दिस बीइंग द हाइपोटेनस. बढ़िया. अब आपको इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, स्मॉल r निकालना है. तो अब आपको, आपने ज्योमेट्री में आई एम प्रीटी श्योर पढ़ा होगा कि अगर आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके साइड्स a b और c है और अगर आपको इन रेडियस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b माइनस c होल डिवाइडेड बाय 2. मतलब सम ऑफ द टू परपेंडिकुलर साइड्स माइनस द हाइपोटेनस होल डिवाइडेड बाय 2. तो यहां पर मुझे पता है कि हमारे परपेंडिकुलर साइड्स क्या है, 6 प्लस 8 माइनस c क्या है 10 होल डिवाइडेड बाय 2. तो कितना हो गया, 14 माइनस 10 इज 4 डिवाइडेड बाय 2. आंसर आ गया 2. सो आंसर क्या हो गया हमारा 2. खत्म. आसान, इजी, राइट. तो ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, बहुत ही डुएबल था. आपने अगर थोड़ा बहुत भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको डिस्टेंस फार्मूला का आप जानते होंगे. डिस्टेंस फार्मूला पता है तो अपने को साइड्स निकल जाएंगी और साइड्स निकल जाएंगी तो उसके बाद आपको स्मॉल आर निकालना है. उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका a प्लस बी माइनस सी बाई 2. ठीक है, तो ये एकदम डुएबल प्रॉब्लम है. ठीक, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ ज्योमेट्री के थोड़े से डुएबल होते, जरूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम डुएबल हो, लेकिन मैंने देखा कि यूजुअली 3 प्रॉब्लम्स आते हैं तो 2 तो एटलीस्ट होते ही होते हैं. तो इसलिए ज्योमेट्री पे प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ज्योमेट्री करने की कोशिश करिए. बहुत बढ़िया शेष, 2 एकदम सही आंसर आपका. चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस चैप्टर, मुझे इतना पसंद नहीं है. सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है. तो पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है, सॉल्व तो करना ही है भाई. Anil invests rupees 22,000 for 6 years in a scheme with 4% interest per annum, compounded half yearly. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. और जो इंटरेस्ट है वो क्या था, पर एनम का दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, सो भाई जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो हमारा जो रेट होता है वो हाफ हो जाता है और जो टाइम पीरियड होता था वो क्या होता है, डबल हो जाता है. क्योंकि आप समझिए साल में, हर साल में आप 2 बार कर रहे होगे कंप्यूटेशन. सो जो अमाउंट बन जाएगा अनिल के पास में, उसने कितना इन्वेस्ट किया था, 22,000, राइट. 22,000 इंटू, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% हो जाएगा उस 6 महीने की पीरियड के लिए. तो ये हो जाएगा इंटू 1.02. अब पावर अब कितनी हो जाएगी, इसने भाई ने किया था 6 साल के लिए तो इसका डबल हो जाएगा. तो ये हो गया पावर 12. तो दिस इज द अमाउंट अनिल वुड गेट फाइनली एट द एंड ऑफ 6 years. ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, सेपरेटली सुनील एक दूसरा भाई साहब है, सुनील ने क्या किया, ही इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट, हमें नहीं पता कितना अमाउंट किया उसने, इन द स्कीम फॉर 5 years. सेम स्कीम में किया है, इसी स्कीम में किया. तो अगेन इसमें भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली ही है और 4% का इंटरेस्ट है. तो आप सोचिए कि सुनील जो है, सुनील ने जब पहले इन्वेस्ट किया तो उसका अमाउंट कितना बन गया सुनील के लिए, ये बन गया आपका कितना, पी अगर एक अमाउंट प्रिंसिपल था. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1.02 की पावर 10 हो जाएगा अब ये, क्योंकि अब ये 5 साल के लिए किया, राइट. एंड देन
उसके बाद क्या किया, एंड देन रीइन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट ही रिसीव्स एट द एंड ऑफ 5 years फॉर 1 year at 10% सिंपल इंटरेस्ट। अब उसने ये जो बन गया इसको उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लगा दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट पे अगर लगा दिया तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा आपका, पी इंटू, इसको ऐसे ही रखते हैं 1.02 की पावर 10 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को दिया हुआ है 10% का, ठीक है, और एक ही साल के लिए किया तो ये हो जाएगा इंटू 0.1। सो दिस वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको अगर अमाउंट निकालना, फाइनल अमाउंट फॉर सुनील, वो क्या होगा, प्रिंसिपल में इसको ऐड कर देंगे, जैसे आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा P इंटू 1.02 की पावर 10 इंटू 1.1। बेसिकली अगर ये आपने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 0.1 कर देंगे तो 1.1 बच जाएगा ये। तो दिस इज अमाउंट फॉर सुनील, और हमें दिया हुआ है कि दोनों को सेम अमाउंट मिला है। इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय बोथ ऑफ देम एट द एंड ऑफ 6 years आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को इक्वेट कर देते हैं। P इंटू 1.02 की पावर 10 इज इक्वल टू, सॉरी पहला वाला क्या था, 12 था ना, सॉरी गड़बड़ गए, ये सुनील को कितना मिला था, 22,000 इंटू 1.02 की पावर 12 इज इक्वल टू सुनील का अमाउंट। सुनील का अमाउंट क्या हो गया, P इंटू 1.02 की पावर 10 इंटू 1.1। तो अब देखिए ये तो 10 पावर है, कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ये 2 बचेगा यहाँ पर, राइट। मतलब P की वैल्यू क्या हो गई, 22,000 इंटू 1.02 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.1 करेंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, और एग्जाम में तो था ही ना आपके कैट में, आपको एक स्क्रीन का कैलकुलेटर होता है, तो उसको यूज करके अपन इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, विच कम्स आउट टू बी ये 20,808, ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, प्रॉब्लम में ऐसा कुछ था नहीं, बस ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगता है, इसलिए मैं उसको यूजुअली अवॉइड करता हूँ, बट यस बहुत बार ऐसे डुएबल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो ये भी एक डुएबल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलो आई होप कि क्लियर ही होगा आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते साथ ही समझ आ रही है कौन सा टॉपिक का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये है, और 100% ये मान के चलिए कि क्वाड्रेटिक से एक सवाल तो आना ही आना है, पक्की बात है, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे हम एकदम श्योर हो सकते हैं कि एग्जाम में आपको दिखेगा ही दिखेगा सवाल, ये उसी में से एक है। सो पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है अल्फा बीटा जो है, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, और आपको एक रिलेशन दिया है 1/α² प्लस 1/β² इज इक्वल टू 15, राइट। तो अभी एक काम करते हैं छोटा सा, सबसे पहले तो मुझे पता है कि सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स जो हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पर, -λ/3, क्योंकि -b/a होता है हमारा सम ऑफ द रूट्स। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को देखूं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया, अल्फा बीटा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, c/, होती है तो -1/3 होगी, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, हमें दिया है 1/α² प्लस 1/β² इज इक्वल टू 15। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, α² प्लस β² बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 15, करेक्ट। इसको फर्दर लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α β अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब अपने को कुछ नहीं करना, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या पता है, -λ/3। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, λ²/9। अल्फा बीटा की वैल्यू पता मुझे -1/3, उसको यहां पर डालेंगे तो क्या आ जाएगा, +2/3, ठीक है। डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा क्या है, 1/3, तो ये 1/9 हो गया, इज इक्वल टू 15, करेक्ट। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, λ² प्लस ऊपर में बना 6, 1/9 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 15, मतलब λ² इज इक्वल टू 9, और यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू +-3। तो लैम्डा की हमारी दो वैल्यूज आ रही है, या तो वो प्लस भी हो सकता है या तो -3 हो सकता है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आ रही है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी वैल्यू α³ प्लस β³, ठीक है। तो इसको अभी अपन यहीं पर रखेंगे कि लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है वो +-3 है। तो अब हमें निकालना इवेंचुअली क्या है, हमें निकालना है व्हाट इज α³ प्लस β³ का स्क्वायर। तो अभी स्क्वायर को छोड़ देते हैं, पहले α³ प्लस β³ की वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई ये आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3α β इंटू अल्फा प्लस बीटा।
याद करिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस लैम्डा बाय 3। ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा माइनस लैम्डा बाय 27। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है हमारा -1/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस लैम्डा बाय 3। ठीक है, तो ये हो गया माइनस लैम्डा बाय 27, और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये आ जाएगा आपके पास में माइनस लैम्डा बाय 3। ठीक है, अभी अपन ने स्क्वायर नहीं किया, राइट, अभी अगला स्क्वायर कर देंगे। तो अगर मान लो मैं लैम्डा की वैल्यू को 3 ले लूं, लैम्डा की वैल्यू को 3 ले लूं, तो क्या आ जाएगा आपका ये बेसिकली 3 ले लिया तो क्या हो गया, ये आपका 1/9, और 3 ले लिया तो हमने, हमारा क्या आ गया, एक सेकेंड, हमारा क्यूब है ना ये, मैं चेक कर लेता हूँ ये सही लिखा है कि नहीं। -1/3 हो गया अल्फा बीटा, और ये इंटू लैम्डा/3, ये कैंसिल हो गया तो लैम्डा/3 आ गया, इधर आ गया। ठीक है, हमने लैम्डा की वैल्यू कितनी निकाली है, +-3। तो अगर मान लो मैं 3 डाल दूंगा तो ये हो जाएगा आपका -1/9, और ये हो जाएगा -1। तो ये हो गया हमारा कितना, -10/9। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस दिस, ये अल्फा प्लस बीटा हमारा लैम्डा/3। तो अच्छा, लैम्डा का क्यूब आएगा ना, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये कैसे छूट गया हमारे से, लैम्डा का क्यूब आएगा क्योंकि आप होल क्यूब कर रहे हो। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, अब हमने बोला कि भैया हमने लैम्डा को 3 डाल दिया इसमें, तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, आ जाएगी -1, और ये हो जाएगी -1 उसका स्क्वायर, तो ये क्या -2 का स्क्वायर, ये आ गया 4। और अगर मान लो मैं -3 डालता, तो भी तो देखिए सेम ही वैल्यू आ जाती ना। सेम वैल्यू कैसे आती है, अगर मैं इसमें -3 डालता तो ये कितना आ जाता आपका, ये -27, तो 27 हो जाता, तो ये 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर अगेन 4 ही आ जाता। तो दोनों केस में आप ये लीजिए, +3 ले लीजिए या -3 ले लीजिए, हर एक केस में आपको क्या आएगा, 4 आएगा, राइट। सो प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी है, मतलब ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। एंड ऑफ कोर्स जब हम, देखिए आप समझिए बात को, कि जब कार्ड होता है हमारे पास में तो इतना छोटा सा होता है, तो जब आप लिख रहे होंगे तो आपको दूसरे पेज में भी आना पड़ेगा, तो कई बार कुछ ना कुछ हो जाता है जब हम 2 पेजेस में कर रहे होते हैं इसे, तो गड़बड़ होने की चांसेस, जैसे मेरे से भी गड़बड़ हो गई तो आपसे भी हो सकती है, बट डुएबल है, लेंदी है ये, बस ऐसा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। A bus starts at 9 a.m. and follows a fixed route every day। देखते साथ ही पहली लाइन पढ़ के समझ आ रहा है किसका सवाल है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का है। ठीक है, बढ़िया, तो देख लेते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये सवाल है। तो हमें ये दिया हुआ है कि एक बस थी, वो 9 बजे चालू करती थी और वो फिक्स रूट को फॉलो करती थी। ठीक है, और वो एक नॉर्मल टाइम पे पहुंचती थी। वन डे इट ट्रेवल्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 km/h एंड रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन 3.5 आवर्स लेटर। मतलब अगर वो 60 की स्पीड से कॉन्स्टेंटली चल रही होती तो वो 3.5 घंटे लेट पहुंचती, जो भी उसका नॉर्मल टाइम था उसे 3.5 घंटे वो लेट पहुंचती। ठीक है, नेक्स्ट डे इट ट्रेवल 2/3 ऑफ इट्स रूट, मतलब 2/3 ऑफ द डिस्टेंस को उसने 1/3 ऑफ इट्स टोटल शेड्यूल ट्रेवल टाइम में किया कवर। तो इसका मतलब है, देखो एक काम करते हैं, लेट सपोज कि जो डिस्टेंस था उसको अपन 3D मान लेते हैं। ठीक है, और जो उसका स्केड्यूल टाइम था, टाइम जो उसे लगना चाहिए था, उसको लेट से 3T मान लेते हैं, क्योंकि देखिए अगेन ये 1/3 ऑफ द टाइम, 2/3 ऑफ द टाइम, ये सब दिया हुआ, तो इसलिए मैंने उसको 3 का मल्टीपल ले लिया। ठीक है, तो अभी अपने को क्या दिया हुआ है, देखिए जब वो बस, पहले केस में देखते हैं, जब वो बस 60 की स्पीड से जा रही है, ऐसे देखिए, जब वो बस 60 की स्पीड से जा रही है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 3.5 घंटे ज्यादा लग रहा है, मतलब उसे 3T + 3.5 आवर्स, ये उसको टाइम लग रहा है, करेक्ट। सो आई कैन से डिस्टेंस क्या है, 3D है, सो 3D इज इक्वल टू 60 इंटू 3T + 3.5 हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट डे इट ट्रेवल्ड 2/3 ऑफ इट्स रूट। 2/3 मतलब क्या हुआ, उसने 2D डिस्टेंस को कवर किया। कितने से कवर किया उसने, इन 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्केड्यूल टाइम। तो भैया टोटल स्केड्यूल टाइम तो 3T था, उसका 1/3 कर देंगे तो कितना हुआ, T टाइम में उसने कवर किया। तो इसका मतलब है बाकी का रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस D जो था, वो उसने कितनी देर में कवर किया, उसने 2T टाइम में किया ना, क्योंकि
क्योंकि अब देखिए वो 40 की स्पीड से आगे की रूट जा रहा है और वो जस्ट ऑन टाइम पहुंच रही है, मतलब टाइम तो उसको 3t ही लगा जो उसका शेड्यूल टाइम था। तो पहले 2d डिस्टेंस को उसने t टाइम में कवर किया, तो बाकी का जो d डिस्टेंस था वो 2t टाइम में कवर करेगा, ताकि बस जो है अपने शेड्यूल टाइम पे पहुंचे, राइट। और यहाँ पर जो स्पीड है वो अपने को दी हुई है 40, सो आई कैन से d की जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी, स्पीड अपनी 40 की स्पीड है गिवन है, देखिए तो 40 इंटू 2t हो जाएगा। एक तरीके से d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 80 t आ गई। तो अब हमें निकालना कुछ नहीं, हमें शेड्यूल्ड टाइम निकालना है बस का, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहला जो इक्वेशन है उसमें d की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो d की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू डी कितना है 80t इज इक्वल टू 60 इंटू 3t प्लस 3.5, राइट। तो देखिए ये 60 और ये 240 हो गया तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 4, तो 40 इज इक्वल टू 3t प्लस 3.5, मतलब t की वैल्यू हो गई 3.5। लेकिन हमारा जो टोटल टाइम है वो कितना है, 3t है। t आपका जो है वो 3.5 आया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो 3t की वैल्यू निकालनी होगा। 3t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.5 इंटू 3 कर देंगे तो विच इज 10.5। तो 10.5 आवर्स बस को लगते थे, दिस इज द शेड्यूल टाइम। तो भैया 9 बजे से आप 10.5 घंटे जोड़ेंगे तो क्या टाइम आ जाएगा, 7:30 आ जाएगा ना। तो ये उसका शेड्यूल टाइम था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को मैं बहुत इजी नहीं बोलूंगा, बट मैं इसे मॉडरेट बोलूंगा, जिसको आप 2.5 से 3 मिनट में, मैक्स मैक्स 4 मिनट में तो आराम से इसको कर सकते थे। तो ये भी जो लोग, देखिए ऐसे समझिए, जो लोग बहुत ही हेविली अरिथमेटिक पे रिलाय करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ऐसे प्रॉब्लम्स करना, अदरवाइज तो मतलब आपके मार्क्स आएंगे नहीं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स यूजुअली कैट में आते हैं, कैट में बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं आते, टीएसडी में भी आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं आते। ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि आप कर सकते हैं, जो आपने पढ़े होंगे, ये कन्वेंशनल टाइप का ही प्रॉब्लम है, राइट। तो थोड़ा बहुत इक्वेशंस बना के हम कर लेंगे उसे। सो मैं इसको डुएबल प्रॉब्लम ही मानूंगा, बस थोड़ा फाइट मारनी पड़ेगी, दैट्स इट। चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है 3 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस टच ईच अदर। तो भैया ये तो ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, समझ आ गया, ठीक। अब पढ़ लेते हैं हम लोग। हमें एक दिया हुआ 3 सर्कल्स हैं जो कि टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। Two other circles x and y are drawn such that both touch but not cross each of the 3 previous circles. मतलब वो टच कर रहे हैं, उनको क्रॉस नहीं कर रहे। If the radius of x is more than that of y, the ratio of the radius of x and y is। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मैं आसान नहीं बोलूंगा, ये ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है। बट यस, ज्योमेट्री में भी वही मैंने आपको बोला ना, 3 में से 2 तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हैं, एक प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा हो, ठीक है। तो पहले तो चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। भैया 3 सर्कल्स है, मैं कोशिश करूंगा अच्छा बनाने का, मेरी चित्रकला इतनी अच्छी नहीं है, बट आप समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे देखिए, मान लीजिए ऐसे 3 सर्कल्स है, ठीक है, ये आपस में टच कर रहे हैं, ये इक्वल सर्कल्स है, ठीक है। अब जो 2 सर्कल्स हमने ड्रॉ करे एक्स और वाई, जो इनको टच कर रहे हैं, एक्स जो है वो बड़ा है, बड़ा सर्कल है एक्स, और वाई जो है छोटा है। तो इसका मतलब है ये जो इनके बीच में स्पेस होगी, ये जो बनेगा ये आपका वाई बन गया, और एक्स क्या बन गया, ये बाहर में बन गया, जो कि उनको सरकमस्क्राइब कर रहा होगा, ठीक है। एक्स जो हो गया वो बाहर का सर्कल हो गया, और वाई हो गया अंदर का सर्कल, ठीक है। अब देखिए इसको ना प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लेट्स से ये दोनों उनके रेडियस हैं, मतलब रेडियस आर मान लेते हैं। ये तीनों सर्कल्स जो हैं वो इक्वल रेडियस के हैं, राइट। तो इनको आर 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 मान लेते हैं, राइट। तो देखिए ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल बन रहा होगा वो क्या बन रहा है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि सारे साइड जो हमारे वो इक्वल है, उनकी डायमेंशन कितनी है 2r, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा भाई, ये जो है इसको इससे ज्वाइन कर देंगे अगर हम, ये जो पॉइंट है विच इज द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल विच इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल। तो ये जो डिस्टेंस होगा, अब देखिए ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये जो पॉइंट होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा वो 2:1 के रेशियो में होता है। आप ऐसे देखिए, आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ है 2r, 2r, 2r। तो इसकी हाइट क्या होती है, हाइट होती है हमारी √3/2 इंटू द साइड लेंथ, मतलब 2r। और ये जो पॉइंट आ रहा है, ये देखिए ये जो पॉइंट है ये 2:1 के रेशियो में कर रहा है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस हो गया आपका, ये दिस इज
इसका 2/3 कर देंगे अपन, ये जो वैल्यू है इसका 2/3 कर देंगे तो कैंसिल आउट हो गया। और एक मिनट, √3/2 इंटू 2r इंटू इसका 2/3 कर दिया, तो हमारे पास में ये डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया, 2r/√3। तो आप देखिए ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो कितना है, 2r/√3। और अब देखिए ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं जो एक्स सर्कल है, एक्स जो है बिगर सर्कल है और वाई जो है वो स्मॉलर सर्कल है ये वाला, तो एक्स का रेडियस को अपन स्मॉल एक्स मान लेते हैं और जो वाई है वाई का रेडियस को अपन स्मॉल वाई मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा इससे। तो मैं बोल सकता हूं कि बेसिकली ये जो डिस्टेंस अपन ने कैलकुलेट किया 2r/√3 दैट इज इक्वल टू ये पूरी लेंथ, और ये क्या है, r प्लस इस सर्कल का रेडियस, छोटे सर्कल का रेडियस। समझ पा रहे हैं बात को, ये जो डिस्टेंस है ये इसका रेडियस विच इज r, ये r है, और ये बाकी इसका रेडियस। तो इसका रेडियस जो है वो कितना हमने बोला y है, तो इसका मतलब है y की वैल्यू क्या हो गई, 2r/√3 माइनस r, राइट। अब तुम्हारे को x निकाल, मतलब मैंने y का रेडियस तो निकाल लिया, अब x का क्या हो जाएगा, x से सिंपली देखिए ये जो है इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस था यहां से यहां तक का वो कितना हमने निकाला 2r/√3 प्लस r, तो मतलब x जो हो गया वो हो गया 2r/√3, यही 2r/√3 प्लस r हो जाएगा। और अब आपको क्या निकालना था, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ x एंड y, दोनों का रेडियस का रेशियो निकालना, तो बेसिकली x/y की वैल्यू निकालनी, तो x/y क्या हो जाएगा, ये हो गया 2r, देखिए r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको दिख ही रहा है जब आप डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 + √3 अपॉन 2 माइनस √3। अब समस्या ये है कि भैया आप अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो इनमें से ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका राशनलाइज करना पड़ेगा, तो राशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर में बचेगा 2 + √3 का होल स्क्वायर और नीचे में वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये क्या हो गया, 4 + 3 + 4√3, मतलब ये वैल्यू हो गई 7 + 4√3। तो ये अपना आंसर आ गया विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये मैं मानूंगा ये मुश्किल सवाल है, मतलब एग्जाम में आप इसे छोड़ सकते हैं, इतना आसान नहीं है, बट इतना भी नहीं है कि हम सोच बिल्कुल ना सके, बट यस इट इज थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो मैं मानता हूँ कि एग्जाम में तो नहीं करना चाहिए आपको। ऑलराइट, चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है वेसल कंटेन्ड विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। तो आपके पास एक वेसल है उसमें एसिड और वाटर है, पढ़ते साथ समझ आया क्या, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो मान लेते हैं भाई, ऐसे सोचो कि एसिड की क्वांटिटी जो थी उसको मैं ए मान लेता हूं और वाटर जो है उसको बी मान लेता हूं। तो अब बोला है कि अगर आपने 2 लीटर ऑफ वाटर को ऐड किया, अपने इसमें 2 लीटर वाटर ऐड किया, तो अब एसिड तो यही रहेगा लेकिन वाटर हो जाएगा B+2। और अब आपको दिया द सोल्यूशन हैज 50% एसिड कंसंट्रेशन। भाई 50% एसिड कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, ये 50% वाटर हो गया, 50% एसिड हो गया, दैट मींस ये दोनों इक्वल हो गए ना, 50-50 का मतलब यही हुआ ना कि दोनों क्वांटिटीज जो होंगी वो इक्वल हो जाएंगी, तो आई कैन से A इज इक्वल टू B+2। ये मेरे पास में एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आगे लिखा है when 15 liters of acid was further added to this solution। अब आपने क्या किया, 15 लीटर को और ऐड किया, किसको ऐड किया, लेकिन अब 15 लीटर एसिड को ऐड किया, तब एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, A+15 हो जाएगी, और वाटर की क्वांटिटी क्या है, B+2 है। द फाइनल सोल्यूशन हैड 80% कंसंट्रेशन, एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो 80% होगी। भाई अगर ये 80% है तो इसका मतलब है 20% है, तो इसका मतलब ये हुआ ना भाई, ये जो होगा इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ दिस, so I can say A+15 would be 4 times of B+2, करेक्ट बात। तो अब आप देखिए A की वैल्यू B+2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो B+2 + 15 इज इक्वल टू 4B + 4 2 8, राइट। तो यहाँ पर ये आ गया 3B इज इक्वल टू 17, 17 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर B की वैल्यू 3 आ गई तो उससे A की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आपको ये पता है कि एसिड 5 है और बी क्या है, वाटर 5 3। तो आपसे पूछा था रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन वाज, वाटर और एसिड का सॉल्यूशन कितना हो गया
3:5 ये हो गया आंसर, मतलब यही है। हमें वाटर और एसिड का निकालना है, राइट। इसमें एक चीज हो सकती है, जल्दी जल्दी के चक्कर में अपन ने क्या कर दिया, एसिड और वाटर का रेशियो निकाल दिया 5:3। देखिए वो ऑप्शन भी है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। सॉल्व जब भी करते ना प्रॉब्लम को, जब भी आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एक चीज बस थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन इस चीज को देख लीजिएगा कि प्रॉब्लम में पूछा क्या है। हम बहुत जल्दी में होते हैं, हमेशा ध्यान रखें, हम हमेशा जल्दी में होते हैं तो हम कुछ भी उठपटांग मार्क करके आ जाते हैं। हमने सही निकाला है, हमने सब कुछ एकदम परफेक्ट, हमारा सोल्यूशन है, फिर भी हमारा गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि सवाल में एक्स ना पूछ करके हो सकता है आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक बार लास्ट में प्रॉब्लम को, जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम करें, हार्डली 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, आप उस प्रॉब्लम को फिर से रीड कर लीजिए। उससे आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में पूछा क्या गया, जो पूछा गया है क्या आपने वही निकाला है। भाई इंश्योर करना बहुत जरूरी है ना, राइट। तो प्लीज इसको करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 3:5 और 5:3 ये दोनों ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शंस में गड़बड़ हो सकती है अपनी, ठीक है। खैर, बट ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही लल्लू सा प्रॉब्लम था, डुएबल था, ये आपको करना चाहिए ऐसे प्रॉब्लम्स, ठीक। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं किस टॉपिक पर है। ऑलराइट। सो अब इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो ये इनइक्वालिटीज पर है। आई एम श्योर आपने इनइक्वालिटी सॉल्व की होगी, तो ये उन्हीं में से एक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। हमें दिया है 1/x+5 इज लेस देन इक्वल टू 1/2x-3। अब एक छोटी सी गलती है, एक जो बहुत छोटी सी गलती है जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, वो क्या करेंगे, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। ऐसे नहीं करना। आप इधर उधर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता ना ये क्वांटिटीज पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अगर आप ये इंश्योर कर सकते हो कि दोनों साइड में पॉजिटिव क्वांटिटीज है, देन यू कैन इंटरचेंज। लेकिन अगर आपको नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसको इधर लेके चले आइए। 1/2x-3 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये ऐसा आएगा, ठीक। अब इसको इधर देख लेते हैं, ये हो गया 2x-3 -x-5 अपॉन x+5 इंटू 2x-3 लेस देन इक्वल टू 0। ऑलराइट। अब देखिए x में से x चला गया तो बचा कितना, x-8 अपॉन x+5 इंटू, इसको लिख देंगे x-3/2, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया हमने, लेस देन इक्वल टू 0। तो अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे हम लोग, तो क्या क्या पॉइंट्स आएंगे हमारे पास में, एक आएगा -5, एक आएगा 3/2, और एक पॉइंट क्या आएगा, 8 आएगा, राइट, ठीक है। तो अब अपने को क्या है, प्लस, वेवी का मेथड, प्लस माइनस प्लस माइनस, और हमारे को क्या चाहिए, हमें नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए, राइट। तो नेगेटिव वाला पोर्शन मतलब मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए और ये वाला पोर्शन चाहिए, राइट। तो अब मैं अगर ऑप्शंस में से देखूं कि कौन सा वाला आपको दिख रहा है, x इज लेस देन 5 एंड 3/2 से 8 के बीच का इंटरवल, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया, एकदम साफ साफ, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि अच्छा यहाँ पर 8 इंक्लूडेड है, क्यों इंक्लूडेड है, क्योंकि भाई 8 को 0 डालेंगे, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो 0 भी अलाउड है, और ये 0 कब बनेगा, ये तभी बनेगा जब x 8 हो जाए, तो 8 जो है वो भी आपका इंक्लूडेड होगा इसमें, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा था, अगर आपको थोड़ी बहुत भी इनइक्वालिटी में थोड़ा बहुत भी आपने प्रैक्टिस किया है, आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपने अगर इनइक्वालिटीज आज तक नहीं पढ़ा है, प्लीज उसे पढ़ लीजिए। 40-50 प्रॉब्लम्स का टारगेट लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, आपके एकदम डीएनए में घुस जाएगी। और मान लो इनइक्वालिटीज का प्रॉब्लम आ गया, तो आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको कुछ 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 ऐसा दिया हुआ है, कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, और आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x+5y, ठीक। अब देखो एक चीज, ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। जब आपके पास में एक इक्वेशन और आपसे एक एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, और आपको जब भी कुछ कुछ स्क्वायर टाइप की चीज दिख रही है, एक्सप्रेशन में स्क्वायर बन रहा है, तो हमेशा मान के चलिएगा कि कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको। आप परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करेंगे तो आपको खुद को समझ आ जाएगा कि क्या करना है। तो हम भी यहाँ पर यही कोशिश करते हैं कि हमारे पास में 4x² प्लस 4y² -4xy -6y +3 = 0, ये आपके पास में बेसिकली एक इक्वेशन है, और मैं स्क्वायर क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। तो कैसे कर सकते हैं भाई, देखो मुझे दिख रहा है 4x² और xy का टाइम है, xy का टर्म का मतलब है y भी होना चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² -4xy +y² लिख दिया मैंने।
क्योंकि अब देखिए ये जो बन रहा है ये क्या बन जाएगा आपका 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, करेक्ट है इतना। तो अब यहाँ पर बचा क्या, अब आप देखिए 4y स्क्वायर में से वाई स्क्वायर ले लिया तो बेसिकली बचा 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर राइट। तो 3 कॉमन लेके मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर, इसमें से 6y में से 3 कॉमन ले लिया, ये हो गया 2y, और 3 में से 3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1, बेसिकली दिस इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो आप देख सकते हैं ये क्या हुआ, थ्राइस ऑफ ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जैसे ही ये आ गया आपके पास में, इसको देखते साथ ही आपको चमक रहा होगा, ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो ये भी 0, दैट मीन्स कि y माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 अगर इक्वल टू 0 है दैट मीन्स y की वैल्यू हो गई 1, और ये 1 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो x 1/2 हो गया, y 1 हो गया। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y, राइट। तो x की वैल्यू 1/2 डाल देंगे इसमें, और y की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7। सो 7 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। प्लीज फिर से मैं दोहरा रहा हूं आपको, जब भी आपके पास में ऐसा कोई भी रिलेशन, ऐसा इस टाइप का सेकंड डिग्री का कुछ इक्वेशन आ रहा होगा, कोशिश करिएगा स्क्वायर बनाने की, क्योंकि इसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका यही होता है। और आपका कुछ ऐसा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू 0 बन रहा होगा, तब हम एक ही चीज बोल सकते हैं कि भैया ये भी 0 होगा, ये भी 0 है, यही इसका सोल्यूशन होगा, उससे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ में अब आते हैं हम लोग लास्ट प्रॉब्लम पे, लास्ट पड़ाव पे, और उसको समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। When Rajesh's age was same as the present age of Garima, the ratio of their ages was 3:2. When Garima's age becomes the same as the present age of Rajesh, the ratio of the ages of Rajesh and Garima will be. देखिए इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, ये दिमाग का दही कर देते हैं। आपको थोड़ा सा वर्डिंग्स पे चलना पड़ता है। तो वर्डिंग्स के हिसाब से चलें तो क्या दिया हुआ भैया, देखो एक राजेश है और एक गरिमा है, ठीक है। When Rajesh age was the same as the present age of गरिमा, इसका मतलब क्या हुआ, साफ साफ दिख रहा है कि राजेश की एज जो है वो गरिमा से बड़ी है, ठीक है। ऐसे देखिए, अगर मान लो मैं बोलता हूं कि प्रेजेंट एज और कुछ पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो हमें यहां पर ये दिया हुआ है व्हेन राजेश एज, व्हेन मतलब पास्ट के बारे में बात हो रही है, व्हेन राजेश एज वाज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा, तो जो गरिमा की प्रेजेंट एज है जब ये दोनों इक्वल थे, एट दैट टाइम, उस समय इन दोनों का जो रेशियो था वो था 3:2 का। समझिए बात को, ये रेशियो 3:2 का था। तो अगर मान लो ये 3x है तो ये कितना हो गया, ये 2x हो गया, ठीक है। और तब हमें ये बोला ना, जब राजेश की उम्र गरिमा के प्रेजेंट एज के बराबर है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया ये 3x हो गया, करेक्ट। अब एक फंडा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे सवालों में, वो ये है कि भाई ऐसे समझिए, अगर मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, अगर मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, तो वह तमाम उम्र 5 साल ही बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि वो 3 साल बड़ा हो गया, वो हमेशा जो हमारे बीच में एज का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। तो आप देखिए कि ये कितने समय के बाद में 2x से 3x हो गई, तो कितने ईयर्स के बाद हुई, ये x ईयर्स के बाद में हुई। तो इसका मतलब है इसमें भी तो x ईयर्स ऐड हो जाएंगे ना। दैट वुड इंप्लाई कि राजेश की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 4x। राजेश की प्रेजेंट एज हो गई 4x, गरिमा की हो गई 3x, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, when Garima's age becomes the same as the present age of Rajesh, मतलब गरिमा की उम्र 4x कब बनेगी, गरिमा की उम्र 4x x ईयर्स आगे बनेगी। तो इसका मतलब है x ईयर्स इसमें भी तो ऐड हो जाएंगे, तो इसकी एज क्या हो जाएगी 5x। तो तब उनका रेशियो क्या हो जाएगा 5:4 का रेशियो, एंड ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द राइट आंसर। समझ रहे बात को, हमने प्रेजेंट दोनों की 4x और 3x निकाल ली, तो अब ये बोले कि भाई इसकी उम्र कब 4x बनेगी, 4x बनेगी x ईयर्स के बाद में, तो इसका मतलब है इसमें भी तो x ईयर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x, खत्म, 5:4 का रेशियो। सो प्रॉब्लम था कुछ नहीं, कुछ भी इक्वेशन नहीं बना, कुछ ना बना। द ओनली थिंग इज कि इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होती है लैंग्वेज, तो अगर आप उसको स्टेटमेंट्स को ब्रेक करके थोड़ा ढंग से विजुअलाइज कर सकते हैं तो यू कैन इजिली सॉल्व इट, ठीक है। तो मैं
सारे हमने प्रॉब्लम्स कर लिए स्लॉट 2 के, और आपको आपने भी साथ साथ में इस जर्नी में देखा, हमने कल भी किए थे, आज भी करें, तो मुझे स्लॉट 2 जो था वो इजियर लगा एज कंपेयर टू स्लॉट 1। ऑफ कोर्स ये मेरा ऐसा मानना है, आपका अलग मानना हो सकता है। और डेफिनेटली इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे 12 13 14 डुएबल प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। सो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, सिलेक्शन पे फोकस करना है, यू विल ऑलवेज गेट प्रॉब्लम्स जो कि डुएबल होंगे। डुएबल प्रॉब्लम्स भी आप कर लेंगे ना, आपकी 99 परसेंटाइल कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। सो बस आपको वही फिल्टर आउट करना है, वही प्रॉब्लम्स को करना है जो आप कर सकते हैं, आराम से आ जाएगा आपका परसेंटाइल, ठीक है। तो चलिए अगली बार मिलेंगे तो हम लोग स्लॉट 3 जो था, जो कि थोड़ा सा हैवी होता है यूजुअली, तो स्लॉट 3 जो होगा उसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।